इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। भारत के लिहाज से 18 नवंबर यानी आज की तारीख के महत्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वर्ष 1962 में आज ही के दिन चीन ने दक्षिण लद्दाख के रेजांग ला में हमला कर दिया था और ये तारीख भारतीय सेना के शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। उस दिन एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें भारत का एक एक जवान चीन के 10-10 सैनिकों का मुकाबला कर रहा था और भारत के 114 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। आज इस बलिदान को याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए रेजांग ला की लड़ाई पर हमने इस बार का फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट तैयार किया है। ये विश्लेषण देखकर आपको पता चलेगा कि आज से 54 वर्ष पहले हमारे देश के वीर सैनिकों ने किस अदम्य साहस का परिचय दिया था। हमारे देश में सैनिकों के नाम पर सियासत करने वालों की लंबी चौड़ी फौज है। पिछले कुछ दिनों में आपने इस कड़वे सच को बहुत करीब से महसूस भी किया होगा, लेकिन ऐसे लोगों को कभी ये बात समझ में नहीं आई कि जब एक सैनिक सीमा पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसका धर्म क्या है, वो किस राज्य से आता है। देश का सैनिक बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखकर, हाथों में हैंड ग्रेनेड लेकर अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष करता है। रेजांग ला में भारत के 114 सैनिकों की शहादत की पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपको एक ऐसे सैनिक की बात सुनवाना चाहता हूं जिसने रेजांग ला के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। हम तो डेड बॉडी लाए तब की बात बताता हूँ। लोगों के उंगलियां काट काट तब हथियार हाथ से छुड़ाए। एक होता है ग्रेनेड जिसको कहते हैं, हथगोला हिंदी में कहते हैं, वैसे कहते हैं उसको हैंड ग्रेनेड। ये ग्रेनेड 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है जो राइफल के ऊपर चल के ज्यादा दूर फेंकना, राइफल प्रोपेल्ड ग्रेनेड, और एक हाथ से उसको हैंड ग्रेनेड कहते हैं। तो उसमें एक सेफ्टी पिन लगी हुई होती है। उस सेफ्टी पिन को जब तक नहीं निकालोगे, फेंक दोगे तो ब्लाइंड हो जाएगा, नहीं फटेगा। एक जवान के हाथ में इस उंगली में तो पिन है और फेंकने के लिए तैयार है, ठंडा हो गया, दुरुस्त आके लगा दुश्मन का, उसकी उंगलियों को काट के हटाए। हथियार उंगली काट काट के तब छुड़वाए हाथों से, और वो अंग उसके काटे हुए एक थैली में उसी के शरीर के ऊपर बांध दिया है, साथ जलाने के लिए। मुर्दा का अंग काटना धर्म है ना हमारे हिंदू धर्म में, इसलिए काट लिया तो उसको जलाओ, उसी की बॉडी के बांधा है वो काट के। इस तरह से तो हथियार छुड़ा। अभी आपने जिस सैनिक की बात सुनी उनका नाम है कैप्टन सतपाल सिंह यादव, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट में थे और 54 वर्ष पहले चीन के खिलाफ हुए युद्ध के जीवित गवाह हैं। 18 नवंबर 1962 की सुबह करीब 3:30 बजे ठंड, अंधेरे और बर्फबारी के बीच चीन ने दक्षिण लद्दाख के रेजांग ला में हमला बोल दिया था। उस वक्त चुशूल में 13 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी और रेजांग ला में इस रेजिमेंट की एक टुकड़ी मौजूद थी जिसका नाम था चार्ली कंपनी। इस कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इस युद्ध को आप लास्ट राउंड लास्ट मैन यानी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक की लड़ाई भी कह सकते हैं। युद्ध के दौरान जब भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी, कारतूस खत्म हो गए, तब उन्होंने चाकू और छुरे और पत्थरों का इस्तेमाल करके दुश्मन को मारा था और अंत में भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के खिलाफ खाली हाथ भी लड़ते रहे थे। युद्ध के 3 महीने बाद जब भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर ढूंढे गए तो उन्हें ढूंढने वाले हर सैनिक और अफसर की आंखें भर आई थी, लेकिन उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, क्योंकि 18 नवंबर 1962 को रेजांग ला में शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको ये जानकर आज गर्व का अनुभव होगा कि कुछ सैनिकों के हाथों में उनका हथियार तब भी मौजूद था और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक सैनिक ऐसा भी था जिसके एक हाथ में हैंड ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में उससे निकाली हुई पिन, यानी वो अपने आखिरी वक्त पर ग्रेनेड से चीन के सैनिकों का सामना करता रहा। यहां आपको बता दें कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहीर भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मौकों पर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं। इसलिए रेजांग ला को अब अहीर धाम भी कहा जाता है।
ये जंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। ये लड़ाई कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जगह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनमें से 5 को बेहद जख्मी हालत में चीन ने बंदी बना लिया था। इन सैनिकों में से सिर्फ एक सैनिक ऐसा था जो गंभीर रूप से जख्मी नहीं था और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर में जाकर इस युद्ध की पूरी कहानी सुनाए। और आज 18 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख पर एक बार फिर वही सैनिक आपको 54 वर्षों के बाद रेजांग ला में भारतीय सेना के शौर्य की पूरी कहानी सुनाएगा। इस कहानी को आपके सामने लाने के लिए जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने दिल्ली से लद्दाख तक का सफर किया और वो चुशूल होते हुए रेजांग ला मेमोरियल पहुंचे, जहां शहादत की खुशबू आज भी फैली हुई है। हमारी टीम ने हरियाणा और राजस्थान के गांवों में जाकर उन सैनिकों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने वीरता की इस महागाथा को खुद जिया भी था और करीब से महसूस भी किया था। रेजांग ला के युद्ध में भारत का एक सैनिक चीन के 10-10 सैनिकों का मुकाबला कर रहा था। सेना के शौर्य की इसी भावना से प्रेरित होकर भारत के मशहूर कवि प्रदीप ने वो पंक्तियां लिख दी जिन्होंने हर हिंदुस्तानी की आत्मा पर दस्तक दी। मुंबई में माहिम की सड़कों पर घूमते हुए कवि प्रदीप का मन बेचैन हो रहा था। मेजर शैतान सिंह भाटी की शहादत उन्हें कुछ कहने और कुछ लिखने पर मजबूर कर रही थी। कवि प्रदीप ने एक पान वाले से सिगरेट का खाली पैकेट लिया और एक राहगीर से पेन मांगा और फिर कागज पर लिख दिया कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में फिल्म जगत की तरफ से शहीद जवानों की पत्नियों की मदद के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सिंगराम बताओ, नाम भी सिंगराम था भी सिंगराम। उसके आइटम क्या थे? खेल के गोला फेंकना, डिस्कस फेंकना, रस्सा कसी और कुश्ती का तो एक नंबर पहलवान था। उसने उठा के ना भी पटकाया लोगों को चट्टानों पर, चाइनीज को। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे राइट साइड में थी एक फर्स्ट जाट रेजिमेंट, उसका ओपी होता है ना, ओपी तो आप समझते हो। उसने रिपोर्ट दी है कि रेजांग ला के ऊपर बत्था की भी लड़ाई हुई है कि 17, 18 और 19 3 दिन तक वही दिमाग रहता है। 3 दिन तक 17, 18 और 19, उसके बाद में नहीं। कोई भगवान की कुदरत है। यानी 4:30 बजे से पहले आंख नहीं लगती है, आंखों में गीड आ जाती, सवेरे भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वही सीन चलता है, पुकार मारो मारो दादा किशन की जय, पुकार यही आती है वहां से। कवि प्रदीप ने भारत की आंखें नम कर देने वाले गीत को शब्द दिए थे। शहीदों वाला गाना कि भाई जो कुछ लोग गए थे और हर लड़ाई के वक्त में जाते हैं लोग, और उसमें से कुछ लोग रह जाते हैं, उधर मर जाते हैं। अपनी ड्यूटी बजाते हुए मर गए ना, उन्होंने वो शहीद हो गए। आओ भाई उनको याद करें। आज आप इन शब्दों का सही अर्थ समझेंगे। 1962 की लड़ाई में ये भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी कहानी है जिसने हार के सदमों से निराश देश में जोश भर दिया था। कमांडर आए, जहां ब्रीफिंग होती थी वहां ब्रीफिंग बोलो, देखो भाई आप लोगों को मैं इसलिए बुलाया है कि आदेश मिला है कि आप पीछे हट जाओ, दूसरा पोस्ट पकड़ लो। हरिराम साहब बोला, साहब एक बात सुन लो, पहले तो मैं आपके ऑपरेटर से ही पूछता हूं, रामचंद्र पीछे हटना चाहता है? मैंने कहा सवाल पैदा नहीं होता है, 1 महीना मेहनत किया है हमने, पोस्ट तैयार कर दिया है, लड़ेंगे हम, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। साहब सुजाराम साहब बोला, एक बच्चा भी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, कर्नल साहब को बता दीजिए, यहां ही मर जाएंगे,
यहां ही समा जाएंगे, दुश्मन को इस आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों की। इसलिए आज आपको अहीर धाम की तीर्थयात्रा पर लेकर जाना जरूरी है। दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें एक बहुत छोटे सैनिक दस्ते ने बहुत बड़ी दुश्मन सेना को बहुत देर तक रोक कर रखा हो और लगभग सब ने वीरगति पाई हो। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहते थे। मैं इस वक्त रेजांगला के ठीक नीचे अहीर धाम में हूं, जो कि हर देश प्रेमी का एक तीर्थस्थल है। इस बटालियन में लगभग सारे सैनिक हरियाणा और राजस्थान के उन इलाकों के यादव थे जिसे पट्टी अहिरान कहा जाता है। यहाँ सैनिक सेवा पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। इस बटालियन को कहा जाता था वीर अहीर। चुशूल की सुरक्षा के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में, और उनके साथ थे 120 वीर अहीर। इस हमले की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमने राजस्थान के अलवर जिले के बीघाना गांव जाने का फैसला किया। ये गांव 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन सतपाल सिंह यादव का गांव है, जो सुबह चुशूल में तैनात थे। कि रात को 3:30 बजे पहला अटैक आया। आते गए चाइनीज, मरते गए। मेरी कंपनी भी मरती गई और वो भी मरते गए। और मेरे जवानों ने जब देखा कि अब हथियार भी खत्म हो गए, अम्युनिशन भी, तो लात गुस्से और कुश्ती लड़ के उठा के भी पटके हैं। ये तो लड़ाई की हालत है। रेजांगला की कहानी खुद उसके मुंह से सुनने के लिए हमने हरियाणा के रेवाड़ी में मोहनपुर गांव जाने का फैसला किया। जहां रेजांगला में हुए युद्ध के गवाह कैप्टन रामचंद्र यादव की आंखों में आज भी वो 5 घंटे जीवित है। मेजर शैतान सिंह के हेडक्वार्टर से संपर्क कट चुके थे। एक के बाद एक उनके मोर्चे 7-8 प्लाटून की मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। 7 की भी मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। मैं साहब बोलो बहादुरो, अब तो आखिरी टाइम आ गया है, वक़्त को देख करके कार्रवाई करना है। सूर्यराम साहब बोले साहब मेरी बात सुन ले, क्योंकि अटैक उसके पास नजदीक ही आ गया, वो चढ़ते ही अटैक आ गया। बोले मेरे ऊपर दुश्मन आ चुका है, बोल दादा कृष्ण की जय। उसके बाद में सूर्यराम साहब से लगाव नहीं हुआ साहब, जवान बाहर निकल गए साहब। अब बैनेट फाइटिंग भी मैं आपको ये बताता हूं कि वो बैनेट नहीं जाए, क्योंकि वो उनका जो कोट पार का जो पहना हुआ था जवान ने, उसके अंदर वो घुसे नहीं, तो बट से काम लिया है, सर में मारा है, बट ऐसे। और जब बट का भी काम खत्म होगा तो आपस के अंदर सिंगराम लहसनायक वीर चक्रा जो 6 फुटा हैमर का प्लेयर, रस्सा का प्लेयर, चाइनीज को पकड़ के ऐसे सिर मारा, 5-6 को पकड़ करके एक दूसरे की गुद्दी पकड़ के आपस के अंदर 2-3 को बड़ा पत्थर था उसके ऊपर मारा ऐसे खच करके। इतना दिलेर आदमी था सिंगराम, और उसकी इज्जत करके गए चाइना वाले। जब बाद की हम डेड बॉडी लाए हैं तब हमने देखा कि उसको लिटाया है, कंबल उठाया है, उसको बैनेट गाड़ा है, उसके ऊपर उसकी टोपी रखी है, क्योंकि वो कमांडर जो है वो भी देखता है कि लड़ाई के अंदर से दुश्मन हो चाहे अपना हो, जो बेस्ट काम करेगा उसकी इज्जत जरूर करेगा। आज भी 18 नवंबर है
उस 18 नवंबर की सुबह की कल्पना कीजिए। सूरज की पहली किरण है। 2 हमले आ चुके हैं, चारों तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी हैं, आसपास अपने घायल साथी सैनिक हैं। बर्फ गिर रही है और चारों तरफ से दुश्मन चींटियों की तरह घेरा डाल रहा है और एक एक कर मोर्चे ध्वस्त होते जा रहे हैं। सैनिक मोर्चों से बाहर निकलकर आमने सामने की लड़ाई में भिड़ रहे हैं। हथियार खत्म हो जाता है, संगीनें हैं, संगीनें खत्म हो जाती हैं, हाथ पैर हैं, पत्थर है। मैंने लिया। मेरे साहब इतना भारी मेरे साहब था भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं, मीडियम साइज का मेरे साहब था। 8-10 गज सरका कर लिया। वहां से बजरी, आपने देखा बजरी है साहब। मैं तो छाती के लगा के रोल कर गया, करीब 500 गज तक रोल करके आया। 7 प्लाटून से दुश्मन फायर कर रहा है कि वो देख रहा है कि कोई खास आदमी को ले जा रहा है या कैसे, लेकिन वो फायर हमारे ऊपर के निकल जाए। मैं नाले में वहां से 800 गज नीचे जा करके, बड़ा पत्थर था, बर्फ करीब 6 फुट वहां गिरी हुई थी। मैं उसको बर्फ को हटा कर मैं साहब को लिटा करके देखा, ठीक 8:15 बज गए थे साहब। घड़ी बंद हो गई। मैंने कहा मेरे साहब खत्म हो गया। 9 वॉच थी साहब के पास। हमेशा उसको तो ये धड़कन मिल जाए तो चले, नहीं तो बंद। मैंने इसे देखा, मैंने कहा भाई मेरे साहब तो शहीद हो चुके। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे इन गांव में, जिन्हें सम्मिलित तौर पर पट्टी अहिरान या अहिरवाल कहते हैं, 1 या 2 लोग अभी भी हैं जो वो कहानी बताते हैं जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में लिखी गई थी। एक बार फिर मैं आपको चुशूल ले चलता हूं, लद्दाख के उन्हीं बर्फीले मैदानों में जहां 18 नवंबर 1962 को कुछ घंटों में ही वीरता की एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध के बाद चीनी सेना रेजांगला से वापस लौट गई। चुशूल बचा लिया गया। आज रेजांगला के ठीक नीचे ये स्मारक उन्हें 114 वीर अहीरों की याद दिलाता है। अगली बार अगर आप लद्दाख में पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने जाएं, तो थोड़ा और आगे जाकर इस अहीर धाम की तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। यकीन मानिए, दिल को काफी तसल्ली होगी। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग द fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? इससे शानदार मौत क्या हो सकती है कि सबसे भयानक परिस्थितियों का सामना करते हुए इंसान अपने पूर्वजों की अस्थियों और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए वीरगति पाले। 18 नवंबर 1962 को 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने ठीक ऐसा ही किया। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, रेजांगला मेमोरियल, चुशूल। अब जरा सोचिए, हमारे देश के ये सैनिक जिस लाइन में खड़े थे वहां से सिर्फ मौत की टिकट ही मिलती थी। इसके बावजूद इन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये सैनिक जिस एटीएम की लाइन में खड़े थे वहां सिर्फ मौत का कूपन ही निकलता था। इसके बावजूद इनके माथे पर कभी कोई शिकन नहीं आई, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जबकि आज के हालात में हमारे देश में इस वक्त कुछ लोगों को उस एटीएम की लाइन में खड़े होने में भी तकलीफ हो रही है, जिसमें सिर्फ 500 और 2000 रुपए के नए नोट ही निकल रहे हैं। आप खुद सोचिए।